हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड टेस्ट सीरीज पार्ट 104 के बारे में। और उत्तराखंड की ये सीरीज़ दोस्तों हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लासेस नाम से जानी जाती है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, खनिक सहायक, वीडियो या भविष्य में जो भी आपके एग्जाम पेपर होते हैं उत्तराखंड के, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेज है। इससे पहले दोस्तों हम इस सीरीज में 103 पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई है तो उन वीडियोस को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारी एप्लीकेशन पे उत्तराखंड के यूके ट्रिपल एस सी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट का नया बैच चल रहा है दोस्तों। तो अगर आप में से कोई भी दोस्त अगर प्रैक्टिस सेट अटैम्प्ट करने का इच्छुक हो तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके उस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकता है। इसी के साथ साथ हमारी एप्लीकेशन पे आपको उत्तराखंड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाती है दोस्तों, जिसमें आप टॉपिक बाय टॉपिक उत्तराखंड के टेस्ट लगा सकते हैं। और उत्तराखंड के कोर्सेज और हिंदी के कोर्सेज भी मिल जाते हैं। तो अगर आप उत्तराखंड के आगामी भविष्य में तैयारी करने की सोच रहे हैं या आप तैयारी कर रहे हैं, आपको उतना अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारी एप्लीकेशन को एक बार जरूर डाउनलोड करके उस पर विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों यूट्यूब पर भी हमारा बहुत सारा कंटेंट है, तो आप लोग बारी बारी से सभी वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। खासकर पोस्टमार्टम क्लासेज है, परीक्षा वाली सीरीज है, अजय रावत वाली सीरीज है, वन लाइनर सीरीज है, मैराथन क्लासेज हैं, वो क्लासेज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों हम 50 तक के क्वेश्चंस को कर चुके थे और 51वें क्वेश्चन से दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे कि अंतरज्वाला नामक मासिक पत्रिका किस जनपद में प्रकाशित होती थी? दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर या फिर टिहरी गढ़वाल। तो ये प्रश्न दोस्तों एक बार एग्जाम में भी आ चुका है कि अंतरज्वाला, सबसे पहले तो प्रश्न आपसे देखिए दो तीन प्रकार से पूछाते हैं कि अंतरज्वाला क्या था? एक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी। मासिक पत्रिका थी यानी कि जो मंथली निकलती थी। और यह किस जनपद से प्रकाशित होती थी? यह दोस्तों आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद से प्रकाशित होती थी। कौन से जनपद से? पौड़ी गढ़वाल जनपद से यह प्रकाशित। क्योंकि देखिए ऑप्शन में यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, जनपद लिखा हुआ है ना, किस जनपद से प्रकाशित होती है? पौड़ी गढ़वाल जनपद के दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल जनपद के दुगड्डा नामक स्थान से अंतरज्वाला नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित होती थी। तो दुगड्डा भी ऑप्शन में है, लेकिन दुगड्डा सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जनपद पूछा गया, तो जनपद हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? पौड़ी गढ़वाल। और पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1839 में आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना होती है। और 1840 में दोस्तों ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी से, मतलब श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित किया जाता है। कब? 1840 में। यह प्रश्न भी आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, किस प्रसिद्ध यात्रा को हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है? कैलाश मानसरोवर यात्रा, खतलिंग यात्रा, नंदा राज्यात यात्रा या फिर चिपला केदार यात्रा। तो प्रश्न है किस यात्रा को हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है? तो नंदा राज्यात यात्रा को दोस्तों क्या कहा जाता है? हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। किससे दोस्तों? नंदा देवी राज्यात यात्रा या नंदा राज्यात यात्रा को। अब नंदा राज्यात यात्रा के बारे में दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में जान लेते हैं कि उत्तराखंड की नंदा राज्यात यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक यात्रा के रूप में जानी जाती है, जो कि चमोली जनपद के कांसुआ गांव से शुरू होती है। याद रखना दोस्तों आपको कि नंदा देवी राज्यात यात्रा कहाँ से शुरू होती है? चमोली जनपद के कांसुआ नामक ग्राम से दोस्तों हमारा यह नंदा देवी राज्यात यात्रा शुरू होती है, जो कि नौटी के नंदा देवी मंदिर से होकर होमकुंड तक जाती है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होती है? कांसुआ गांव के पास स्थित नौटी के नंदा देवी मंदिर से इसकी शुरुआत होती है और इसका अंतिम पॉइंट कहाँ है? होमकुंड है। ठीक है, इस यात्रा में कुल 21 से आपके 22 पड़ाव हैं। और नंदा देवी राज्यात यात्रा की कुल दोस्तों लंबाई कितनी है? आपको याद रखना है दोस्तों, 280 किलोमीटर की यह यात्रा होती है। कितने किलोमीटर की? 280 किलोमीटर की। एक बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि नंदा देवी राज्यात यात्रा के नौटी के नंदा देवी परिसर से होमकुंड के बीच की दूरी कितनी है या यात्रा की लंबाई कितनी है? तो 280 किलोमीटर की दोस्तों हमारी यह यात्रा होती है, जो कि 19 से 20 दिन में पूरी की जाती है। ठीक है, और प्रत्येक 12 वर्षों के बाद में दोस्तों नंदा देवी राज्यात यात्रा का आयोजन किया जाता है। कितने वर्षों के बाद में? 12 वर्षों के बाद में। ठीक है, और कहाँ से शुरू होती है? कांसुआ गांव के पास स्थित नौटी मंदिर से शुरू होती है। और लास्ट टाइम पे दोस्तों नंदा राज्यात यात्रा कब हुई थी? 2014 में लास्ट टाइम पे नंदा राज्यात यात्रा हुई थी। ठीक है, और भी दोस्तों इसमें कई सारे पॉइंट हमारे आते हैं कि जो देवी राज्यात यात्रा होती है वह चांदपुर गढ़ी के वंशज कांसुआ गांव के राजकुंवरों के नेतृत्व में आयोजित की जाती है। इसका एक प्रसिद्ध होता है क्या? चौसिंगिया खाड़ू, यानी कि 4 सिंगों वाला बकरा या मेढ़ा चौसिंगिया खाड़ू, जिसे रिंगाल से निर्मित छंतोली उड़ाकर कांसुआ के पाव नौटी मंदिर से ले जाया जाता है। ठीक है, और ऐसे ही मतलब पॉइंट पॉइंट पे दोस्तों 21 से 22 पड़ाव इसमें टोटल होते हैं। आपका 19 से 20 दिन की आपकी ये यात्रा होती है और इसका अंतिम पड़ाव आपका होता है क्या?
आप होमकुंड, ठीक है। होमकुंड इसका अंतिम पड़ाव है, वहाँ से चौसिंग्या खाड़ू हिमालय की ओर को खेला जाता है, बाकी यात्रा वहाँ से पीछे को लौट कर आ जाती है, ठीक है। इसी के बीच में दोस्तों हमारा वेदिनी कुंड पड़ता है, ठीक है। इसी के बीच में ग्वाराली पातल नामक स्थान पड़ता है, और जोरांगली दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जोरांगली दर्रा भी नंदा देवी राज्य यात्रा के मार्ग पर ही पड़ता है, जो कि हमारा चमोली जनपद में ही स्थित है, ठीक है। अब नंदा देवी राज्य यात्रा भी दोस्तों दो है, एक तो है बड़ी नंदा देवी राज्य यात्रा जो कि 12 वर्षों के बाद में आयोजित की जाती है, एक होती है छोटी नंदा देवी राज्य यात्रा जो कि प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। और जो ये छोटी नंदा देवी राज्य यात्रा होती है दोस्तों, यह करुड़ के मंदिर से, मतलब चमोली जनपद में स्थित करुड़ के मंदिर से शुरू होती है और वेदिनी बुग्याल तक यह प्रत्येक वर्ष इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, नंदा राज्य यात्रा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, कैलाश मानसरोवर यात्रा किस जनपद की यात्रा है? पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित होती है दोस्तों क्या, कैलाश मानसरोवर यात्रा, ठीक है, जो कि पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर मानसरोवर तक जाती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा, ठीक है। अगला है दोस्तों क्या, खतलिंग रुद्र देवी यात्रा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। खतलिंग ग्लेशियर क्या है दोस्तों, यह टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। तो खतलिंग रुद्र देवी यात्रा भी दोस्तों टिहरी जनपद में हर वर्ष आयोजित की जाती है, यानी कि प्रत्येक वर्ष से खतलिंग रुद्र देवी जो हमारा यात्रा है उसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। एक बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न यह भी पूछा गया है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा किसके द्वारा आयोजित की जाती है, ठीक है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा दोस्तों भारत विदेश मंत्रालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस के सहयोग से इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। और आंसर उसमें दिया गया था मेनली आपका, मतलब कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, 160 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है छिपला केदार यात्रा। तो छिपला केदार कहाँ पड़ता है दोस्तों, पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। तो छिपला केदार यात्रा का संबंध कौन से जनपद से हो जाता है, आपका पिथौरागढ़ जनपद से हो जाता है, ठीक है। हिल यात्रा का आयोजन भी कहाँ पे होता है, पिथौरागढ़ जनपद या सोरघाटी में ही होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों होती है वारुणी पंचकोसी यात्रा जो कि उत्तरकाशी जनपद की यात्रा है, ठीक है। सहस्त्रताल महासाल यात्रा जो कि टिहरी गढ़वाल जनपद की यात्रा है, ठीक है। ऐसी दोस्तों होती है दियोरा यात्रा, यह पिथौरागढ़ जनपद की यात्रा मानी जाती है। और पवाली काठा केदार यात्रा जो कि टिहरी गढ़वाल से रुद्रप्रयाग के बीच की यात्रा पवाली काठा केदार यात्रा के नाम से जानी जाती है। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण यात्राएं हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आंसर हो जाएगा इसका क्या, नंदा राज्य यात्रा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि नाद नंदिनी और ढोल सागर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, केशव दास, चंद्र कुंवर बर्थवाल, यशोधर मठपाल या फिर गिरीश तिवारी गिरदा। तो नाद नंदिनी तथा ढोल सागर नामक जो पुस्तक है दोस्तों, यह केशव दास द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है दोस्तों, केशव दास जी के द्वारा रचित है क्या, नाद नंदिनी और ढोल सागर नामक पुस्तक, ठीक है। और केशव दास अनुरागी दोस्तों इनका पूरा नाम था क्या, केशव दास अनुरागी। और यह मुख्यतः दोस्तों आपके पौड़ी गढ़वाल जनपद के निवासी थे और एक गढ़वाली संगीतज्ञ के रूप में इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने नाद नंदिनी और ढोल सागर नामक पुस्तक की रचना करी है, किसने, केशव दास जी ने। इनका संबंध किस क्षेत्र से दोस्तों पूछा जा सकता है आपसे कि केशव दास अनुरागी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो गढ़वाली संगीतज्ञ यानी कि संगीत से इनका संबंध माना जाता है। और इनकी रचनाएं पूछा जाएगा तो नाद नंदिनी और ढोल सागर। अब दोस्तों यहाँ से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपने एग्जाम में बहुत बार आया हुआ भी है कि उत्तराखंड में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता कौन है या अकेले ज्ञाता कौन है, तो उत्तम दास जी उत्तराखंड में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता हैं, ठीक है, जिन्हें लगभग 36 तालों को बजाने का विशेष अनुभव है। और यह किस जनपद से संबंधित है, टिहरी गढ़वाल जनपद से संबंधित है क्या, उत्तम दास जी। ये पॉइंट भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी गिरीश तिवारी जी को गिरदा कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ से एक आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि ढोल क्या है, उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र है। तो ढोल को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ कि यशोधर मठपाल मूलतः क्या थे, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा चुका है, क्या थे, इतिहासकार थे, कवि थे, रचनाकार थे या फिर सभी थे, इस प्रकार के ऑप्शन में आपको बताना है कि यशोधर मठपाल कौन थे। ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि तराई जिले का गठन 1842 में हुआ था, तो तराई क्षेत्र के संस्थापक कौन थे, रुद्रचंद्र, हेनरी रैमजे, राजकुमार शुक्ल या फिर राम समेर शुक्ल। ये प्रश्न दोस्तों आपका अच्छा प्रश्न है। तो अगर बात करें तराई जिले की, तो तराई जनपद का गठन कब हुआ था, 1842 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तराई क्षेत्र को ही दोस्तों हमारा चंद्रकाल में या इतिहास के काल में नौलखिया माल परगना, 84 माल परगना इस नाम से भी जाना गया है, ठीक है। और जो तराई जिले का अधिकांश क्षेत्र है वो हमारे उत्तराखंड के वर्तमान के उधम सिंह नगर जनपद में पड़ता है, ठीक है। तो तराई जिले का गठन 1842 में हुआ, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। तो इस क्षेत्र के संस्थापक कौन थे, तो इस क्षेत्र के संस्थापक थे दोस्तों कौन, राम सुमेर शुक्ल जी, ठीक है। कौन थे, राम सुमेर शुक्ल जी
तराई जिले के संस्थापक थे, राम सुमेर शुक्ल जी। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों एक और प्रश्न बनता है कि तराई जनपद का सर्वाधिक विकास करने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? तो हेनरी रैमजे को तराई जनपद का सर्वाधिक विकास करने का श्रेय जाता है। हेनरी रैमजे ने यहाँ पर दोस्तों नहरों का निर्माण किया, सिंचाई व्यवस्था को उच्चम किया ताकि यहाँ पे कृषि हो सके। ठीक है, तो तराई क्षेत्र के पुनरुद्धारक के रूप में या तराई क्षेत्र के पिता के रूप में या तराई क्षेत्र का विकास करने वाले प्रमुख व्यक्ति के रूप में हेनरी रैमजे जी को जाना जाता है, और तराई जनपद या तराई क्षेत्र के संस्थापक के रूप में राम सुमेर शुक्ल जी को जाना जाता है। ठीक है, बाकी रुद्रचंद आपको पता ही है, चंद्र राजवंश के कौन से नंबर के राजा थे दोस्तों? चंद्र राजवंश के 45वें नंबर के राजा थे कौन? सॉरी 44वें नंबर के राजा थे कौन? रुद्रचंद। ठीक है, रुद्रपुर जो कि तराई जनपद हमारे उधमसिंह नगर जनपद का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों? रुद्रपुर में स्थित है उधमसिंह नगर जनपद का मुख्यालय। तो उधमसिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर के संस्थापक के रूप में भी हम रुद्रचंद को जानते हैं। ठीक है, और रुद्रचंद को ही अकबर के द्वारा नौलखिया माल परगना या 84 माल का परगना दान के रूप में दिया गया था, और रुद्रचंद ही दोस्तों ऐसा शासक था जो कि अकबर के दरबार में गया था। ये सब चीज़ें मैं आपको रुद्रचंद के बारे में या जो भी हमारे पॉइंट थे उन सब के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, और कौन से नंबर का राजा था रुद्रचंद दोस्तों? 45वें नंबर का यह राजा था। कौन से नंबर का था? 45वें नंबर का राजा था। ठीक है, 43वें नंबर का कौन था? भीष्मचंद था। 44वें नंबर का था बालो कल्याण चंद, और 45वें नंबर का शासक था कौन? रुद्रचंद। ये पॉइंट भी आपको दोस्तों याद रखने हैं। अब उधमसिंह नगर जनपद के बारे में दोस्तों 2 से 3 फैक्ट जान लेते हैं। उधमसिंह नगर जनपद, ठीक है, इस जनपद की स्थापना कब हुई थी? उधमसिंह नगर जनपद की 1995 1995 में दोस्तों। कहीं कहीं आपको सितंबर मिलेगा, कहीं कहीं अक्टूबर मिलेगा, कहीं कहीं दिसंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये 1995 में उधमसिंह नगर जनपद की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? रुद्रपुर में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, और रुद्रचंद को किसने बताया था? रुद्रचंद के द्वारा रुद्रपुर को बसाया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में सुमेलित नहीं है। मधुगंगा तथा विषगंगा नदी का उद्गम स्थल तारकेश्वर। सुशीला तिवारी हर्बल गार्डन की स्थापना 2005-2006। गढ़वाल का प्रथम जनजाति समूह कोल है, और हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक जॉन फ्रांसिस वाइट हैं। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, मधुगंगा तथा विषगंगा का उद्गम स्थान आपका तारकेश्वर नामक स्थान में स्थित है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला आपका है गढ़वाल का प्रथम नरजाति समूह कोल है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन फ्रांसिस वाइट है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो कौन सा आपका ऑप्शन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि सुशीला तिवारी हर्बल गार्डन की स्थापना 2005-6 में ना हो गए दोस्तों। कब हुई थी? ये हुई थी 2004-5 में। ठीक है, कब हुई थी? 2004-5 में आपकी, सॉरी 2003-4 सुशीला तिवारी, हाँ 2003-4 में दोस्तों। ठीक है, 2003-4 में सुशीला तिवारी हर्बल गार्डन की स्थापना हुई थी। कब? 2003-4 में। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब यहाँ से भी दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ चलिए मैं, कि तारकेश्वर नामक स्थान उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है और यह क्यों प्रसिद्ध है? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तारकेश्वर नामक स्थान। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है? मतलब राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र मुक्तेश्वर में स्थित है, ये तो दोस्तों आपका बिल्कुल राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? यह मुक्तेश्वर में स्थित है। नहीं दोस्तों, यह मुक्तेश्वर में स्थित नहीं है। यह कहाँ स्थित है? भीमताल में स्थित है। नैनीताल जनपद के भीमताल में स्थित है क्या? राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र कहाँ है? भीमताल में है। और यह प्रश्न दोस्तों एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, शायद आबकारी प्रवर्तन सिपाही के एग्जाम पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका था। ठीक है, चैत्र महीने में फुलदेई त्यौहार मनाया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। फुलदेई या फुल संक्रांति त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र महीने में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। चैत्र महीने के आगमन के समय ही यह मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान 2009 में प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, और गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ठीक है, और राज्य में स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत 2009 में हुई थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला पॉइंट है, सौंग नदी गंगा की सहायक नदी, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है। मुक्तेश्वर की जगह पे यहाँ पे भीमताल होना चाहिए था। ठीक है, सौंग नदी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। सौंग नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है क्या सौंग नदी? अगला पॉइंट है, अगले हमारा प्रश्न है दोस्तों 57वां, कि भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य करना कब प्रारंभ किया था? तो भारतीय सैन्य अकादमी ने दोस्तों कार्य करना कब प्रारंभ किया था? 10 अक्टूबर 1932। दूसरा पॉइंट है, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में हुई, ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1973 में ही हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है, उत्तराखंड में कौन सा एक प्रकार का वन नहीं पाया जाता है? तो उत्तराखंड में दोस्तों उष्ण सदाबहार वन हमारे नहीं पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ?
तो 1973 में उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था। ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि भारतीय सैन्य अकादमी ने अपना कार्य प्रारंभ करना कब से शुरू किया था? 1 अक्टूबर 1932 से किया था। कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 अक्टूबर 1932 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है कि भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी। यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पे कौन सा वन का प्रकार नहीं है? उष्णकटिबंधीय वन उत्तराखंड में वनों का एक प्रकार नहीं है। उत्तराखंड में वनों के प्रकार मैंने आपको बताया था, उपोष्णकटिबंधीय वन है, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन है, कौणधारी वन है, पर्वतीय शीतोष्ण वन है, उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन है, एल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान है, टुंड्रा तुल्य वनस्पतियाँ, लेकिन उष्ण सदाबहार वन उत्तराखंड में नहीं पाए जाते हैं। पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन 1973 में हुआ था, बिल्कुल सही है। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में हुई थी। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1973 में हुई थी। और भारतीय सैन्य अकादमी ने अपना कार्य प्रारंभ 1 अक्टूबर 1932 से किया था। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे उत्तराखंड के ये क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। आज के आपके 2 वर्क क्वेश्चन होमवर्क के हैं। कला में बंगाल शैली का अग्रदूत किसे माना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस और अवनींद्रनाथ टैगोर को। और अगला पॉइंट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम सीमा उम्र कितनी है? 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या फिर 70 वर्ष? तो इन 2 प्रश्नों का आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए एक और प्रश्न मैं देता हूँ आपको होमवर्क में कि विश्व की रोटी की टोकरी किस प्रदेश को कहा जाता है? इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये 3 आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, ये मैं दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में पिनअप कर दूंगा। बाकी जो हमारा अगला 105वां वाला पार्ट आएगा दोस्तों, उसमें हम नए सिरे से प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और अभी तक की आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हुई है तो उनको आप जरूर देख लें, क्योंकि वो आपके एज ए रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें या इंपॉर्टेंट कहें एग्जाम में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्योंकि अधिकतर जो ये सीरीज है हमारी, इसमें हम उसी प्रकार के प्रश्नों को करते हैं जो कि एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रहती है। और अगर आप प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी ऑनलाइन कोर्स के बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।